हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त, इस सेशन में दोस्तों आज हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक। चूंकि बैंक वाला सेशन ही हमारा चल रहा है, इससे वाले में हमने देखा था कि बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, और उसी में एक प्रकार हमने देखा था व्यापारिक बैंक वाला, है ना। एक सेकेंड। ओके। तो उसी में हमने एक प्रकार देखा था व्यापारिक बैंक। क्लियर है। तो उसी व्यापारिक बैंक को दोस्तों आज हम थोड़ा सा यहाँ विस्तार से समझने वाले हैं। पहले देखेंगे व्यापारिक बैंक क्या होता है, और फिर देखेंगे कि इन व्यापारिक बैंकों के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं। अब चूंकि दोस्तों देखिए, बैंकिंग वाले जितने भी सेशन होने वाले हैं, अर्थात कि यूनिट सेकंड जो होगी हमारी बैंकिंग वाली, इस सेकेंड यूनिट में कंप्लीटली हम बैंक के बारे में ही चर्चा करेंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो बैंकिंग की बात होगी वो होगी व्यापारिक बैंक की और केंद्रीय बैंक की, है ना। प्रारंभ से ही मैं बताते आ रहा हूं आपको व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक की। और जैसा आप सभी को पता है कि कल हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हुई है। जैसा फर्स्ट यूनिट में हमने कंप्लीटली मुद्रा के बारे में पढ़ा था, सेकेंड यूनिट में हम कंप्लीटली बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। और यूनिट थर्ड में हम कंप्लीटली पब्लिक फाइनेंस अर्थात कि लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड यूनिट में जब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग के अंतर्गत भी हमें व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, इन दोनों के अर्थ को समझना है, इन दोनों के महत्व को अच्छे से समझना है, इन दोनों के वर्गीकरण को हमको अच्छे से समझना है। साथ ही साथ में कौन सी बैंक क्या कार्य करती है, किस किस प्रकार के कार्य करती है, इन सबको हमें अच्छे से समझना है। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है यार, इस कारण से कंप्लीटली मैं थोड़ा सा अनफिट लग रहा है आज भी। थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कंप्लीटली बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से मैं। लेकिन आपकी क्लासेस का गैप पहले ही काफी हो चुका है, लगभग 1 वीक गैप हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब और कोई गैप हो। वैसे जरूरत तो अभी हमें बेड रेस्ट की है, बट एक्चुअल में सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से सांस थोड़ी सी है ना हैवी हो रही है। तो थोड़ा सा यार डिस्टर्ब हो सकता है, क्लासेस में थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लीज थोड़ा सा माइंड ना करें। सेशन आपके इसी तरह चलेंगे। पूरा प्रयास रहेगा मेरा कंटिन्यू करने का, है ना। 1 वीक का आपका कंप्लीटली गैप हो चुका था क्लासेस का, और चूंकि एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो ऐसे समय में मैं रिस्क नहीं ले सकता। हेल्थ के साथ रिस्क चलेगी, एग्जाम के साथ रिस्क नहीं। चलिए, तो व्यापारिक बैंक के दोस्तों आज हम देखेंगे व्यापारिक बैंक का अर्थ और कार्यों को, कंप्लीटली इनको जानने का प्रयास करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं रिमाइंड करने के लिए, हमारे सभी सेशन जितने भी सेशन हुए हैं सबके सब दोस्तों प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस हम नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, ना नोट्स का और ना ही लेक्चर्स का, ना। सभी सेशन हमारे जितने भी सेशन होते हैं सबके सब यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के सेशन स्पेशली हमारे दोस्तों यहाँ यूट्यूब पर ही। फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में फिर से 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और थर्ड ईयर में 3 पार्ट पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो पार्ट इसमें से पढ़ा रही हो वो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इसी चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। डोंट वरी, पूरे विस्तार पूर्वक सेशन है सभी के सभी। जितना संभव था उतनी आसान भाषा का प्रयोग करने का हमने प्रयास किया है, जितना भी संभव था, है ना। तो बाकी जब आप सेशन अटेंड करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। सेकेंड यूनिट का माफ करना, हाँ दोस्तों, सेकेंड यूनिट का एक्चुअल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये फर्स्ट यूनिट नहीं है बल्कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है हमारी, सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड यूनिट है, ठीक है ना। तो सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट होगा हमारा व्यावसायिक बैंकों के शाख निर्माण की प्रक्रिया पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो देखिए हम 3 प्रकार की बैंकों पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमने बैंक क्या होती है, सभी प्रकार की बैंकों की चर्चा की थी। क्लियर है। आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जो व्यापारिक बैंक है इनके कार्य क्या क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करती है। वो साथ में इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों शाख निर्माण। क्या होता है? शाख का निर्माण, शाख निर्माण कार्य होता है इन व्यापारिक बैंकों का। तो वो शाख निर्माण के कार्य का इतना डिटेल है उसमें कि हम एक अलग से टॉपिक आप लोगों के लिए शाख निर्माण की प्रक्रिया पर लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर, है ना, 3rd के अंतर्गत, मतलब कि टॉपिक सेकेंड यूनिट के 3rd टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग दोनों क्या होती है, इनका परिचय समझेंगे एक सामान्य रूप से, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय बैंक पर आ जाएंगे, और केंद्रीय बैंक मतलब कि आरबीआई,
और आरबीआई के कार्य समझेंगे, आरबीआई का अर्थ समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे, साख का निर्माण कैसे करती है आरबीआई, ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते दोस्तों, एक एक करके सभी टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे। इसके डायरेक्ट सेशन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, व्यापारिक बैंक का अर्थ। व्यापारिक बैंक का अर्थ क्या होता है? ऐसा लग रहा है कि आज ये हाथ यूज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में आधा थोड़ा सा ना इस साइड का पूरा बहुत कुछ ज्यादा ही पेन कर रहा है, जैसे थोड़ा सा हिलता है पार्ट तो कुछ ज्यादा ही पेन, आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है, इट्स ओके, होता है। व्यापारिक बैंक का अर्थ, तो आइए दोस्तों थोड़ा सा व्यापारिक बैंक के बारे में समझ लेते हैं। व्यापारिक बैंक क्या होता है? देखिए, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने बैंकों के प्रकार देखा था, बैंकों का वर्गीकरण को कवर किया था, उसमें अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां बात की थी, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था हमने वो व्यापारिक बैंक का ही किया था। व्यापारिक बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे बैंक जो व्यापार और उद्योगों को शॉर्ट टर्म के लिए अर्थात कि अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराते हो, उन बैंकों को हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। और ऐसी बैंकों के पास में पैसा कहां से आता है? जहां से ये ऋण दे किसी और को। तो ये बैंक जो है दोस्तों अपने ग्राहकों की छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार के जमा को भी ये स्वीकार करते हैं। अब चूंकि जनता की जमाएं शॉर्ट टर्म के लिए अर्थात कि अल्पकाल समय के लिए आती है, इस कारण से ये बैंक के अल्पकालीन लोन ही प्रोवाइड कर पाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए डेटा भी आपको पर्याप्त मिल जाए। सामान्य शब्दों में ऐसे बैंक जो मुख्य रूप से व्यापार और उद्योगों को उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण प्रदान करते हो। क्लियर है? जो छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विनियोजित करते हो। क्या करती है बैंकें? भाई आपने जो बैंकों में पैसा जमा किया है, उस जमा राशि को बैंकें जो है इन्वेस्टमेंट करती है दूसरे क्षेत्र में जहां पर पैसों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जहां इन्वेस्टमेंट करती है वहां से लाभ कमाती है, उसमें से उस लाभ का हिस्सा कुछ आपको भी देती है, कुछ स्वयं भी अपने पास रखती है। इस प्रकार से साख का निर्माण भी हो जाता है इन बैंकों का। क्लियर है? तो ये जो इस प्रकार का जो कार्य करती है बैंकें, वही व्यापारिक बैंकें कहलाती है। ये बैंक अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूरी जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है ना भारत में, सबसे ज्यादा जो बैंकिंग प्रणाली का जो जाल बिछा हुआ है, सबसे ज्यादा व्यापारिक बैंक का ही जाल बिछा हुआ है, व्यापारिक बैंक प्रणाली का ही जाल बिछा हुआ है। पूरे भारत में कई सारी व्यापारिक बैंकों की ब्रांचें कार्य कर रही है, कोने कोने तक अब पहुंच चुकी है, कई शाखाएं हैं ऐसी। इसलिए कहा गया है कि बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत दोस्तों, बैंकिंग संस्थाओं की जब हम बात करते हैं, है ना, संगठित क्षेत्र में, याद रखिएगा संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र नहीं, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग संस्थाओं में सबसे पुरानी संस्था अगर कोई है तो वो व्यापारिक बैंक ही है। इनकी शाखाओं का जाल पूरे देश भर में बिछा हुआ है। आरंभ में जब ये इस प्रकार की बैंकें अर्थात की व्यावसायिक बैंकें जब प्रारंभ की गई थी, तो उस समय दोस्तों ये प्राइवेट बैंकें हुआ करती थी, अर्थात की कारपोरेट बॉडीज हुआ करती थी। कारपोरेट बॉडीज अर्थात की निगमित निकाय हुआ करते थे। निगमित निकाय मतलब ये कि पूरी तरह निजी हुआ करती थी। ये बैंकें प्रारंभ में जब स्टार्ट की गई थी तब ये निजी बैंकें हुआ करती थी। लेकिन इसका, इन व्यापारिक बैंकों का महत्व आगे चल करके समझ आने लगा, पूरे देश भर की जनता का पैसा आकर के जमा होने लगा, तो सरकार को भी समझ आया कि कितना महत्व है इन बैंकों का। तो इस कारण से बाद में आगे चल करके ये बैंकें सरकार के अधीन आ गई। क्लियर है? तो सरकार के स्वामित्व में आ गई, सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाने लगा। क्लियर है ना? ये है व्यावसायिक बैंक है दोस्तों। तो ये जो वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक है, ये कैसे चलती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ना, ये जो पंजीकृत होती है, ये जो पंजीकृत होती है, ये भारतीय कंपनी एक्ट अधिनियम या भारतीय कंपनी अधिनियम 1936 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। इन अधिनियमों का नाम याद रखेंगे आप लोग, भारतीय कंपनी अधिनियम। सिंपल तो है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1936, भारतीय कंपनी अधिनियम 1936। ये हमारा नहीं है, जो अंग्रेजों का आया था, याद कीजिएगा। अंग्रेजों के समय में 1947 से पहले जितने भी अधिनियम आए थे सब अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे। तो भारत में कंपनियों को चलाने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाया गया था, आज भी उसी अधिनियम के तहत 1919 के जो अधिनियम थे ना, उस अधिनियम के अंतर्गत ही अधिनियम था। तो इस अधिनियम 36 के अंतर्गत ही जो है दोस्तों ये व्यावसायिक बैंकें अपना पंजीकृत होती है और कार्य करती है भारतीय अधिनियम, भारतीय विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा। क्लियर है? तो पंजीकृत कैसे होती है? भारतीय अधिनियम 1936 के अंतर्गत, और कार्य कैसे करती है? भारतीय विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत। क्लियर है?
तो ये सामान्य तथ्य, आप एग्जाम में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यावसायिक बैंक समझाते वक्त, हाँ व्यावसायिक बोले व्यापारिक बैंक बोले एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है ना। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम हमारे मेन पार्ट पर। मेन पार्ट क्या था? इन व्यावसायिक बैंकों के कार्य को। तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर, लगभग 6 प्रकार के कार्य हम इन बैंकों के देखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी 6 प्रकार के कार्यों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के कार्यों को एक सामान्य रूप से मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर बता दूं, तो आगे चल करके हमें समझने में ना समय लगेगा और ना कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए पहला कार्य क्या है? जमा प्राप्त करना। जो व्यवसायिक बैंक होती क्या करती है? आप लोगों की जमा प्राप्त करती ना, भैया आप जमा करने जाते हो ना, पैसे जमा करना निकालना वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। दूसरा कार्य है आपका इन बैंकों का ऋण देना, ठीक है, ये सब जानते हैं। तीसरा कार्य है अभिकर्ता के रूप में काम करना। अभिकर्ता के रूप में काम करना मतलब एक एजेंट के रूप में काम करना। कभी कभी होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम हमारी बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो यहां पर 2 पार्टी है, तो आप उसमें इंक्लूड नहीं है। 2 पार्टी यहां पर, एक हम है और एक गूगल साहब है, गूगल बाबा है, ठीक है, 2 पार्टी है। अब हम जो है गूगल की सर्विसेज लेकर के हम आप लोगों तक हम अपनी सर्विस पहुंचा रहे हैं। तो गूगल का डेटा हम इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, इसलिए गूगल के द्वारा हमें कुछ जो है उसका बेनिफिट दिया जाएगा गूगल के माध्यम से। तो डायरेक्ट गूगल तो हमें दे नहीं सकते, तो गूगल बाबा कहाँ जाएंगे? हमारी बैंक के पास जाएंगे और हमारी बैंक में जाकर बोलेंगे ये लीजिए साहब अमेरिकी डॉलर, इस डॉलर को आप जो है कन्वर्ट करके लोधाजी सर तक पहुंचा दीजिए, है ना। तो क्या हुआ? बैंक क्या बन गई यहां पर? मीडिएटर। किस किस के बीच में? गूगल और लोधाजी क्लासेस के बीच में। उसी प्रकार से अन्य कई सारे कार्य और भी होते हैं जो जिसका मीडिएटर की भूमिका निभाती है आपकी बैंक, ठीक है ना। अभिकर्ता संबंधी कार्य पूरे विस्तार से बात करेंगे, डोंट वरी, अंदर चल के बस हल्का सा व्यवहारिक रूप से समझते चलिए ताकि अंदर प्रॉब्लम ना आए आपको। तीसरा चौथा जो कार्य है बैंकों का वो है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया था मैंने, विदेशी विनिमय वाला, है ना। तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना, या अन्य देशों की मुद्राओं में कन्वर्ट करना, या उसकी खरीद बिक्री करना, ये सारे कार्य बैंक ही तो करेंगी, आप स्वयं तो कर नहीं सकते। अर्थ प्रबंधन करना, हिसाब किताब, खातों का हिसाब किताब करना। जैसे अगर हम केंद्रीय बैंक की बात करें तो वो सरकार का बैंकर है ना। कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो उसका हिसाब किताब कौन रखता है? बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं आप लोगों से जब आप ऋण लेने जाते हैं तो, या कुछ भी कार्य के लिए बैंक स्टेटमेंट निकाला जाता है। काहे के लिए निकाला जाता है? बैंक स्टेटमेंट इसलिए निकाला जाता है जिससे कि आपके पूरे साल भर की या 6 महीने की या 3 महीने की आपकी इनकम का, लेन-देन का रिकॉर्ड पता किया जा सके। तो ये आपका रिकॉर्ड के लेन देन का जो एंट्री है वो कौन रखती है? बैंक ही रखती है ना। इसलिए अर्थ प्रबंधन, क्लियर है, मनी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? बैंक ही करती है, ठीक है। लास्ट वाला साख का निर्माण। साख का निर्माण का मतलब क्या हुआ? पैसे से पैसा बनाना, मुद्रा को और ऊपर उठाना। आप लोगों ने जमा किया पैसा बैंक में जाकर के, सो संभवतः हो सकता है आपने 5,000 रुपए जमा किया, 5,000 तो बैंक किसी को लोन देने जाएगी नहीं। फिर कोई और पहुंच गए, उन्होंने 5-10 हजार जमा कर दी, कहीं और पहुंच गए, तो बहुत सारे कस्टमर उनके आ जाते हैं, ग्राहक आते हैं और पैसा जमा करते हैं। उन सारी राशियों को निकाल करके बैंक को पता होता है कि एक दिन में कितनी ग्राहकों की डिमांड वापस आ सकती है पैसा निकालने के लिए। तो अंदाजा लगा करके, एज्यूम करके, और उतना पैसा वो रख लेते हैं। इसके अलावा कुछ एक अपनी जमाओं का, कुल जमाओं का एक छोटा सा भाग और SLR के रूप में अपने पास रखते हैं। इसके बाद में जो पैसा बचता है उनके पास, वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दूसरी जगह, या किसी को लोन दे देते हैं। इस लोन देने से क्या होता है दोस्तों? उनको जो ब्याज प्राप्त होता है बैंक को, तो ब्याज में से कुछ हिस्सा जिसका पैसा जमा था उसको दे दिया जाता है और कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपके पैसे से कहीं और लगाकर इन्वेस्टमेंट करके और वहां से पैसा उठाया, वहां से ब्याज भी कमाया। मतलब यहां पर उन्होंने साख का निर्माण किया है, साख का निर्माण किया है ना। साख निर्माण की प्रक्रिया
इसका जो आगे वाला सेशन होगा उसमें हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि पूरा जो सेशन होगा ना कम से कम 30 से 40 मिनट का नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को ही समझने वाले हैं। चलिए, तो अब आइए इनको एक एक करके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले जमा राशि। जमा राशि की दोस्तों बात करें तो जमा राशियों को प्राप्त करना, कुछ भी इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक जो बैंकें होती है, व्यापारिक जो बैंकें होती है, ये जनता के जमा स्वीकार करती है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करती है ना। तो अर्थव्यवस्था में जनता से जमाओं के रूप में उनकी बचतों को प्राप्त करना मतलब स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है। बैंक जनता की इन जमाओं को सुरक्षा तो प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ में उस पैसे को निकालने के भी कई प्रकार के तरीके, कई प्रकार की सुविधाएं वो अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड, जैसे चेक बुक, है ना। इसके माध्यम से वो पैसा निकाल भी सकते हैं, कहीं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जमाओं पर बैंक उन्हें ब्याज भी प्रदान करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जमा राशियों को स्वीकार करते हुए उस पर कुछ लाभ भी प्रदान करते हैं और उनकी जमाओं को एक सिक्योरिटी भी मिलती है। अगला है ऋण प्रदान करना। तो बैंकें जो होती है ना, क्या करती है बैंकें, जो जनता की जमा राशि होती है उस जमा राशि, कुल जमा राशि का एक छोटा सा भाग अपने पास रख के बाकी बचे हुए पेमेंट को फिर से अन्य लोगों को लोन दे देती है, जिसको आवश्यकता होती है उसको ऋण दे देती है, ऋण अर्थात की लोन दे देती है। हालांकि ये लोन देते वक्त अच्छे से वो पूरे जांच करती है, साख संबंधी पूरी जानकारी, साख संबंधी मतलब उसकी इनकम कितनी है, वो क्या व्यापार करता है, क्या वापस पेमेंट करने के लायक है भी कि नहीं है, वो सारी चीजें, सारी जांच-बूझ करने के बाद में वो उन जरूरतमंद व्यक्तियों तक अपने पैसा लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है? हालांकि भारत में प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण दिए जाते हैं, मतलब कि एज ए सिक्योरिटी लोन ज्यादा चलते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी लोन मिलते हैं। सिक्योरिटी लोन अर्थात कि एक कुछ भी प्रतिभूति रखकर था, क्योंकि गारंटी रखने के बाद में उनको लोन दिया जाता है। क्लियर है? तो दो कार्य तो इनके ही हो गए, एक जमा स्वीकार करना और दूसरा कार्य था ऋण देना। ठीक है ना। अगला है अभिकर्ता संबंधी कार्य। मैंने जैसे अभी आपको बताया, अभिकर्ता संबंधी कार्य में जैसे कि ये बैंक के अपने ग्राहकों के दूसरे बैंकों से जो पैसा लेना होता है ना, उस पैसे को लेकर के आपके खाते में डालने का कार्य कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं से चेक मिला है, आपको कहीं से चेक मिला है, आपका खाता मान लेते हैं एसबीआई में है और आपको चेक मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा का, है ना। तो आप अपनी शाखा में वो चेक लगाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आपकी ब्रांच क्या कर, आपकी बैंक क्या करेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा लेकर के और आपके खाते में डाल देगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ, ये एक अभिकर्ता अर्थात एजेंट के रूप में कार्य करना हो गया। दूसरा है, आपको पता है ना, बीमा करवाते हो एलआईसी में, तो बीमे की किस्त कहां से करती है, आपकी बैंक से करती है, जबकि आपकी बैंक अलग है, एसबीआई एलआईसी अलग है ना। ब्याज की राशि कहीं से आपको ब्याज मिलना होता है, आपके खाते में आ जाता है। ऋण की किस्त, आपने लोन लिया है, किस्त कटवानी है, चाहे किसी बैंक से लिया आपने लोन, लेकिन आपकी बैंक उसमें से किस्त काट के दे देगी उनको, है ना। तो ये सारी चीजें अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है। दूसरा है अंश, मतलब कि जो शेयर मार्केट में अगर आप जो है शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, शेयर मार्केट का यूज करते हैं, शेयर मार्केट संचालित करते हैं, तो वहां पर भी जो शेयर का जो क्रय विक्रय होता है उसमें भी तो आपकी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, डीमैट अकाउंट खुलवाती है ना। तो डीमैट अकाउंट में किसके जरिए, एजेंट के रूप में काम करती है आपकी बैंक, आपके और शेयर मार्केट के बीच में। ठीक है। फोर्थ नंबर का है बैंकों को बैंक ड्राफ्ट और साख प्रमाण पत्रों के द्वारा धन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में सहायता करता है। क्लियर है ना, ट्रांसफर करना पेमेंट। नेक्स्ट, ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया ये सब वसूल करके उनके खातों में जमा करना। सिंपल से तो है यार, कुछ विशेष नहीं है। तो ये 6 ऐसे कार्य हैं बैंकों के जो अभिकर्ता के रूप में आपके और आपकी अन्य पार्टी के बीच में खड़े होकर के अभिकर्ता के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। क्लियर है। फोर्थ नंबर का जो कार्य है आपकी बैंक का, वो है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। जी हां, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ताकि व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य भी करती है। भारत में यह कार्य विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा किया जाता है। विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको अच्छे से बताया था विदेशी विनिमय बैंक क्या होती है। जो विदेशी
व्यापार संबंधी कार्य ही करती है, मुद्रा को पेमेंट में या कि अन्य मुद्राओं में बदलने का कार्य कौन करती है? विदेशी विनिमय कार्य करती है। लेकिन अब व्यापारिक जो हमारे व्यापारिक बैंक है ना, अब ये भी ये कार्य करने लगी है। जैसा कि अगर हम वास्तविक रूप से बताएं तो हमारा जो अकाउंट है गूगल पर, वो अकाउंट किसी विदेशी विनिमय बैंक में ना होकर के हमारी बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी बैंक है, उस बैंक में हमारा जो खाता था ऑलरेडी सेविंग अकाउंट, उस सेविंग अकाउंट के जरिए जो है ये विदेशी विनिमय का कार्य हमारा किया जा रहा है, विदेशी मुद्रा के लेन देन का कार्य किया जा रहा है ना, हमारी व्यापारिक बैंक के माध्यम से ही। किसी विदेशी विनिमय बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर क्या कि पहले जो है सिर्फ विदेशी विनिमय बैंकें ही ये कार्य करती थी, लेकिन अब आपकी व्यापारिक बैंकें भी ये कार्य करने लगी है, विदेशी मुद्रा को लेने और देने का कार्य करने लगी है। इस कार्य को करने के लिए इन बैंकों को आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, भारत के अंदर आरबीआई से, है ना। या किसी और देश की बात होगी तो किसी और देश में उस देश की केंद्रीय बैंक से परमिशन लेनी होगी उन बैंकों को। क्लियर है? नेक्स्ट है आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। यार देखिए सिंपल सी बात है, अगर अर्थ प्रबंधन की बात आएगी ना तो बैंकों के अलावा और कौन कर सकता है? भाई बैंक ही तो कर सकती है ना। अर्थ प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट कौन करेगा? बैंक ही करेगी ना। ठीक है, तो बैंक इस कार्य को कैसे करती है? हुंडियों के माध्यम से, मतलब कि जो आपकी प्रतिभूतियां होती है, हुंडी होती है, विदेशी विनिमय बिल होते हैं, उनको भुनाकर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा विनिमय बिल है, लेन देन का एक सर्टिफिकेट है, और उसको जो है वो बिल जो है या उसकी जो पॉलिसी है वो कुछ समय बाद परिपक्व होगी, अर्थात मेच्योर होगी, लेकिन उस व्यक्ति को आज ही पैसा चाहिए ना, तो बैंक उसको एज ए सिक्योरिटी रख करके या फिर उस बिल को भुनकर, मतलब कि क्लियरेंस दे करके, उसको मैच्योर करके क्लियरेंस दे करके अपना डिस्काउंट काट के बाकी रकम अपने ग्राहक को दे सकती है। तो इस तरह से ये आंतरिक और विदेशी दोनों क्षेत्रों में अर्थ प्रबंधन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बैंक। क्लियर है ना यहां तक का? चलिए तो नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। लास्ट वाला बचा है, लास्ट है शाख निर्माण की प्रक्रिया। अब ये शाख निर्माण की जो प्रक्रिया वाला कंसेप्ट है दोस्तों, मैं व्यवहार थोड़ा सा व्यवहार भी बता रहा हूं, यहां पर बेसिक बता रहा हूं। इस पर नेक्स्ट सेशन जो होगा ना हमारी व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की प्रक्रिया पर ही होने वाला है, तो इसको पूरे विस्तार से हम अगले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो शाख निर्माण जो है आधुनिक बैंक, यार आधुनिक बैंक या कोई सी भी बैंक हो, शाख निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य इन बैंकों का सबसे बड़ा कोई कार्य है तो शाख निर्माण का कार्य, मतलब पैसे बनाना। हमारी अर्थव्यवस्था शाख निर्माण से ही तीव्र गति से ऊपर उठती है। तो शाख निर्माण का कार्य आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं से जरूरतमंद व्यवसायियों को ऋण प्रदान ही नहीं करता, बल्कि वह स्वयं शाख मुद्रा का निर्माण भी करता है। इसी कार्य के कारण आज बैंकिंग व्यवसाय का इतना अधिक विकास संभव हो सका है। बैंकिंग का अगर विकास हो रहा है तो शाख निर्माण के कारण। सिंपल सी बात है ना यार, ये मान लीजिए कि आप जो जमा दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो सिर्फ जमा करेगा और जब वापस मांगने जाओगे वापस दे देगा, वो खुद बैंक कुछ नहीं कमाएगी, तो क्यों ये अपनी सर्विस देगी? बैंक की इतनी सर्विस क्यों दे पा रही है आप लोगों को? क्योंकि आपके पैसे से वो भी कमाते हैं और आपको भी प्रॉफिट बना करके देते हैं उसका, है ना। तो वो जो कमाते हैं ना, इसी कारण से शाख का निर्माण हो रहा है। इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र का पूरी अच्छे से विस्तार होता जा रहा है। मार्केट में नहीं बहुत सारी बैंकें आ रही है, बहुत सारी बैंकों की स्थापना हो रही है। चलिए दोस्तों, यहीं से हमारा सेशन होता है समाप्त। तो अभी तक जो विवेचन हमने देखा है, इससे क्या हुआ कि इससे देखिए उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में बिना सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली के देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। बिना बैंकिंग प्रणाली के किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं है। देश का विकास करना है तो अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा, और अर्थव्यवस्था का विकास तब होगा जब उसमें मनी, मुद्रा का संचार पूरे देश में हो पाएगा, और देश में और कोने कोने तक हो पाएगा। और मुद्रा का संचार किसी अर्थव्यवस्था में तभी हो सकता है दोस्त जब उस देश की बैंकिंग प्रणाली सुसंगठित हो, मजबूत हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो। चलिए मिलेंगे इसी नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे इसके सबसे व्यवसायिक प्रणाली अर्थात व्यावसायिक बैंक के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है शाख निर्माण। जी हाँ, पूरे व्यवहारिक तरीके से और पूरे विस्तार से समझेंगे इसको कि बैंकों के द्वारा शाख निर्माण प्रक्रिया कैसे की जाती है, शाख निर्माण कैसे होता है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जो नए स्टूडेंट है मेरे, उनको जान ले
हमारे सभी सेशन आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली जो क्लासेस मिलती है ना, डेली क्लासेस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां जरूर जाए, उसको ज्वाइन करें। ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, सब मिलता है आपको वहां पर, एक बार जाकर ज्वाइन तो करें उसको। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।